नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो सेशन में। साइकोलॉजी की हमारी बाल विकास की एक क्लास हमने पहले से अपलोड कर दी है। शायद आपने देख भी ली होगी, अच्छी भी ली होगी और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो आज दूसरी क्लास हम लेकर आए हैं अधिगम की। अधिगम के जितने भी पीवाईक्यू हैं, सेकंड ग्रेड, रीट, चाहे वो मेंस हो या प्री हो, तो सभी की हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन शायद फर्स्ट ग्रेड के भी अपडेट इसमें किए हुए हैं। तो अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित नहीं करता है? यानी अधिगम को प्रदर्शित करता है, सॉरी। तो हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, ये तो अधिगम को प्रदर्शित करता है। स्वादिष्ट भोजन देकर मुंह में आना, नहीं, ये तो स्वाभाविक अनुक्रिया है। चढ़ना, भागना या फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में, ये सामान्य क्रिया है। इनमें से सभी, तो हाथ जोड़कर अभिवादन करना अधिगम को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन, नवीन ज्ञान व नवीन अनुभव अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। तो ये परिभाषा तो सबसे फेमस है, वुडवर्थ की। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। किसने कहा? स्किनर। अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? बताइए। अधिगम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अधिगम क्या है? सक्रिय और निष्क्रिय प्रक्रिया, एक निष्क्रिय प्रक्रिया, शांत रहना और सक्रिय प्रक्रिया। तो अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन, ज्ञान और अभिवृत्ति की प्राप्ति अधिगम है। अधिगम की यह परिभाषा किसने दी? ज्ञान और अभिवृत्ति की प्राप्ति अधिगम है, यह परिभाषा क्रो ने दी थी। अधिगम के संबंध में सत्य कथन छांटिए। सीखने की प्रक्रिया में व्यवहार परिवर्तन अभ्यास व अनुभव के कारण होता है। बिल्कुल होता है। सीखने से व्यवहार में होने वाला परिवर्तन तुलनात्मक रूप से स्थायी होगा। बिल्कुल। परिवर्तन व्यवहार की क्षमता तथा बाह्य व्यवहार दोनों में हो सकता है। बिल्कुल। तो उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 8, अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। बिल्कुल है। सत्य नहीं है पूछा है, तो अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित होता है, अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है। अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया, ये गलत है। तो अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया नहीं है। प्रेरक लक्ष्य समायोजन परिवर्तन, सही क्रम बताना है तो प्रेरक लक्ष्य समायोजन परिवर्तन, ये सही क्रम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है? यह प्रक्रिया उत्पाद नहीं, ये तो सही है। अप्रकट प्रक्रिया नहीं है, अनायास नहीं होता है, ये भी गलत है। अनायास होता है, ये गलत है। अप्रकट प्रक्रिया, ये गलत है। व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, ये भी गलत है। तो यह प्रक्रिया है उत्पाद नहीं, ये सर्वाधिक उपयुक्त है। कौन सा कथन गलत है? अधिगम समायोजन है, अधिगम सार्वभौमिक है, यह हमेशा प्रेक्षणीय अवलोकनीय होता है, अधिगम का परिमाण व्यवहार परिवर्तन होता है। तो ये गलत है। अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय अवलोकनीय होना जरूरी नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? अधिगम कोई परिणाम न होकर प्रक्रिया है। अधिगम प्रक्रिया सदैव उद्देश्यपूर्ण होती है। अधिगम अभ्यास, प्रशिक्षण तथा अनुभव पर आधारित होता है। मूल प्रवृत्ति तथा प्रतिक्षेपी क्रिया की वजह से व्यवहार परिवर्तन अधिगम है। मूल प्रवृत्ति की वजह से आया हुआ परिवर्तन अधिगम नहीं है, तो ये गलत हो गया। निम्नलिखित में से सीखने की कौन सी विशेषता नहीं है? सीखना एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। बिल्कुल। लक्ष्य प्राप्ति में मदद करता है, केवल औपचारिक है, विप्रेरणा परिपक्वता पर निर्भर होता है। तो केवल औपचारिक नहीं होता, ये विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है? अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है, अधिगम का मापन निष्पादन के आधार पर होता है, अधिगम से नई क्रियाओं का अर्जन होता है और पुरानी क्रियाओं में परिमार्जन होता है, थकान, परिपक्वता इत्यादि से होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहा जा सकता है। तो इसमें हो जाएगा, ये विशेषता नहीं है। थकान, परिपक्वता इत्यादि से होने वाले परिवर्तन को अधिगम नहीं कहा जा सकता। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें तो उससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हमारी मान्यता आपको कैसी लग रही है आप अपने लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय दे दीजिए। कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दी गई है, वहाँ आपको उपयोगी क्वेश्चंस मिलते हैं, पीडीएफ वगैरह भी मिल सकती है। तो ज़रूर ज्वाइन करें टेलीग्राम और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। अधिगम के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन गलत है? अभ्यास के कारण व्यवहार परिवर्तन, परिपक्वता के कारण व्यवहार परिवर्तन, नवीन व्यवहारों का अर्जन, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। तो परिपक्वता के कारण नहीं होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम है तो सही नहीं है? अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित होता है। बिल्कुल होता है। अधिगम समायोजन में सहायक है। बिल्कुल। अधिगम अस्थानांतरणीय नहीं, अधिगम स्थानांतरणीय है। अधिगम में अनुभव का पुनर्गठन शामिल है, तो यह कथन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्रो एंड क्रो के अनुसार मानव में अधिगम में अंतर्निहित मानसिक प्रक्रियाएं हैं। निर्देशन, चयन, सूझ, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है?
किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने पर व्यवहार में जो अस्थायी परिवर्तन होगा उसे अभ्यस्तता कहेंगे। अस्थायी परिवर्तन को अभ्यस्तता, और जो स्थायी परिवर्तन होते हैं अपेक्षाकृत स्थायी, उन्हें अधिगम कहते हैं। आगे चलिए, इनमें अंतर होता है, ये आपको पता ही होगा। वह अधिगम जिसके द्वारा शरीर की विभिन्न अनुक्रियाओं के लिए पर्यावरण के नियंत्रणार्थ मानव शरीर की मांसपेशियों को प्रशिक्षित किया जाता है, गामक कहलाता है। क्या कहलाता है? गामक अधिगम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सीखने के सही स्तर है? तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध, प्रज्ञान। तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध, प्रज्ञान, ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, अधिगम के प्रक्रिया में सबसे प्राथमिक चरण क्या होता है? अधिगम प्रक्रिया में सबसे प्राथमिक चरण होता है अभिप्रेरणा। अधिगम प्रक्रिया में सबसे प्राथमिक चरण अभिप्रेरणा। आत्म सीमित जीवन चक्र में कार्यरत जीवाणु के समूचे प्रभाव को परिपक्वता कहते हैं। तो जीवाणु का समूचा प्रभाव जहीं भी नाम आ जाए गैसेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीवाणु का समूचा प्रभाव जहां भी आ जाएगा गैसेल। ठीक है, आगे चलिए, ये गैसेल की परिभाषा है जो नीचे बताई गई है। अगला क्वेश्चन, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहते हैं। क्या सदा होती है बात? नहीं, सदा नहीं हो सकती है बात, परिपक्वता वाली तो होती ही नहीं है। अधिगम में परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक सीमित रह जाते। ठीक है ये बात। वंशक्रम संभावित क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो जाते हैं। गलत है। बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार ही नहीं है तभी वे अधिक प्रयास के द्वारा सीखते हैं। गलत। बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचार विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। गलत। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? प्रतिबिंबन, तर्क, परिपक्वता, कल्पना, बताइए। तो इसमें हो जाएगा परिपक्वता। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? कौन सी विशेषता है जो परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, बिल्कुल यही है। यह अभ्यास पर निर्भर करती है? नहीं। ये प्रेरकों पर निर्भर करती है? ये भी नहीं है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है? ये भी नहीं। तो यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ऑप्शन ए। अधिगम के संबंध में कौन सा उपयुक्त नहीं है? अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता। अभिप्रेरणा से अधिगम में वृद्धि होती है। समस्या समाधान अधिगम का उच्चतम स्तर है। अधिगम व्यवहारगत परिवर्तन होता है। तो अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव पड़ता है, थोड़ा बहुत प्रभाव जरूर पड़ता है। तो ये कथन सही नहीं है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों से आए हुए क्वेश्चन। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है? संचार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक, परिपक्वता आयु। तो व्यक्तिगत कारक उसका परिपक्वता आयु होता है। स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है। किससे? क्रियात्मक कारक से, मनोवैज्ञानिक कारक से, सामाजिक कारक से, अन्य कारक से। तो ये हो जाएगा सामाजिक कारक से। अगला क्वेश्चन, अधिगम के निर्धारक नीचे दिए गए हैं। उपरोक्त निर्धारकों का उपयोग करते हुए बताइए कि अधिगम के निर्धारकों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। इनमें से कौन कौन से निर्धारक हैं? क्या अधिगम की प्रकृति है? क्या अभिप्रेरणा का प्रभाव है? क्या विन्यास का प्रभाव है? क्या अभ्यास है? बिल्कुल चारों हैं। तो चारों का कूट देखिए, है क्या कोई? डी, ऑप्शन 1 2 3 4 चारों सही। ठीक है, आगे चलिए। असुमेलित छांटना है। स्वास्थ्य व्यक्तिगत कारक होता है क्या? विद्यालय का परिवेश सामाजिक कारक होता है क्या? बिल्कुल होते हैं। अध्यापक की विषय पर पकड़ व्यक्तिगत कारक होता है क्या? नहीं भाई, अध्यापक की विषय पर पकड़ व्यक्तिगत कारक थोड़ी होगा। रुचियां, अभिवृत्ति, मनोवैज्ञानिक कारक, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा कक्ष में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है? स्वास्थ्य, उम्र एवं जेंडर, परिपक्वता का स्तर, अभिप्रेरणा एवं संवेगात्मक अवस्था, विषय वस्तु की अर्थपूर्णता। तो अभिप्रेरणा एवं संवेगात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन, पावलोव के सिद्धांत से आए हुए क्वेश्चन जितने भी एक साथ संकलित है। मनोविज्ञान में कितने प्रकार के अनुबंधन का उल्लेख है? बताइए भाई, मनोविज्ञान में कितने प्रकार के अनुबंधन का उल्लेख है? तो मनोविज्ञान में 2 प्रकार के अनुबंधन का उल्लेख है। 2 कौन कौन से, वो देख लीजिए। प्राचीन या शास्त्रीय अनुबंधन और साधनात्मक और क्रियात्मक अनुबंधन। ठीक है, ये 2 ही। शास्त्रीय अनुबंधन के जनक इवान पेट्रोविच पावलोव। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने। इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा समझाता है, साहचर्य के द्वारा समझाता है। किसके द्वारा समझाता है? साहचर्य के द्वारा समझाता है। अगला क्वेश्चन, पावलोव में यूसीएस क्या है? अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है? भोजन है। पावलोव में यूसीएस क्या है? भोजन है। अगला क्वेश्चन, पावलोव में सीएस क्या है? तो सीएस है कंडीशनल स्टिमुलस। पावलोव में के प्रयोग में सीएस है घंटी की ध्वनि। अगला क्वेश्चन, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। देखिए दोस्तों, कितना थ्योरेटिकल क्वेश्चन है।
राजू शोर सुनकर उछलता है, बार बार यह घटना घटित होती है, फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू ने बिजली की गर्जना सुनकर उछला। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है, बताइए। तो पावलोव का अपना प्रयोग चल रहा है, और पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया था ये बताना है। तो शास्त्रीय अनुबंधन पर आधारित है। राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। जब विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवालों को हल करना नहीं आया। कई बार के निराशाजनक अनुभव में असफलता हाथ लगी। लंबे भाग के सवालों को देखते ही वह चिंतित हो जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक कौन सा है? असफलता को लेकर चिंता है, या असफलता या बगनासा है, या फिर लंबे भाग के सवाल हैं, या लंबे भाग के सवालों को लेकर चिंता है? तो इसमें असफलता या बगनासा है। आगे देखिए दोस्तों, पावलोव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे ही मुंह में रखने से लार टपकाता है, किंतु इससे पहले भी, अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज सुनता है तो भी हो जाता है। इस समर्थी को क्या कहते हैं? इस समर्थी को क्या कहता है? विलोपन, बिना शर्त प्रोत्साहन, अनुकूलित उत्तेजना और तत्परता। तो ये होगी अनुकूलित उत्तेजना। वस्तुतः प्रस्तुत प्रयोग में कुत्ते का स्वाभाविक उद्दीपक भोजन के अलावा किसी अन्य उद्दीपक यथा घंटी, पदचाप आदि के प्रति अनुक्रिया उत्तेजना प्रकट करना अनुबंधन का परिणाम है। तो इसे अनुकूलित उत्तेजना या कंडीशनल रिफ्लेक्सेस या प्रतिवर्त कहेंगे। विलोपन के कुछ समय बाद यदि अनुक्रिया पुनः होती है तो वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है स्वतः पुनर्लाभ। स्वतः पुनर्लाभ। राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग किसका उदाहरण है? तो यह प्रयोग है शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, अधिकांश अतार्किक भय फोबिया के पीछे कारण होता है। अधिकांश अतार्किक भय के पीछे क्या कारण होता है? प्राचीन अनुबंधन। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारी मेहनत कैसी लग रही है आपको, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण काम आपका चैनल को सब्सक्राइब करना है, वो आप नहीं भूलें। क्वेश्चन नंबर 45, शास्त्रीय अनुबंधन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अनुबंधित व अनुबंधित उद्दीपकों के बीच का अंतराल, अनुबंधित उद्दीपकों के प्रकार एवं तीव्रता, अनुबंधित अनअनुबंधित उद्दीपकों के प्रकार, उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी कारक हैं वो प्रभावित करते हैं। अगला देखिए, जब अनुबंधन की प्रक्रिया में अनुबंधित उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है तो वह विधि कहलाती है। सहकालिक अनुबंधन, विलंबित अनुबंधन, अवशेष अनुबंधन, पश्चगामी अनुबंधन। साथ ही दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में आप ये जरूर बताएं कि आप L1 से तैयारी कर रहे हैं या L2 से तैयारी कर रहे हैं, और अगर L2 से तैयारी कर रहे हैं तो किस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो बताइए इनमें क्या होगा? जब अनुबंधन की प्रक्रिया में अनुबंधित उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है तो वह विधि कहलाती है। कौन सी विधि होगी वह? सहकालिक अनुबंधन। क्वेश्चन नंबर 47, किस प्रकार के अनुबंधन अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी होते हैं? अवशेषी या पश्चगामी या विलंबित या सहकालिक? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विलंबित अनुबंधन अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी होते हैं। अधिगम में उपयोग और अनुपयोग के नियम को भी कहा जाता है। प्रभाव का नियम, श्रम का नियम, प्रबलन का नियम। बताइए अधिगम में उपयोग और अनुपयोग के नियम को क्या कहा जाता है? जल्दी बताइए, अधिगम में उपयोग और अनुपयोग के नियम को कहा जाता है। इसमें ऑप्शन देखिए आप, प्रभाव का नियम, श्रम का नियम, प्रबलन का नियम, इनमें से कोई नहीं। उपयोग और अनुपयोग के नियम का संगत ऑप्शन ही नहीं दिया इसमें, तो इस प्रश्न में आपको दिया गया था बोनस। क्या दिया गया था? बोनस। आगे चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? घोड़े को तालाब तक ले जा सकता है और उसको पानी पीने के लिए बाध्य किया जा सकता है। आप ही बताइए, कॉमन सेंस है, हो सकता है कैसा? असंभव है। घोड़े को न तालाब तक ले जा सकता और न ही पानी पीने के लिए बाध्य किया जा सकता। तालाब तक तो ले जाया जा ही सकता है, तो ये असत्य हो गया। घोड़े को तालाब पर ले जाकर उसको पानी पिलाने के लिए सब कुछ किया जा सकता है, मतलब उसको पीट कर पानी पिलाया सकता है, असत्य है। घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, तो ये सही है। आपके कितने क्वेश्चन इनमें से सही हो रहे हैं वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के लिए किस नियम को नहीं अपनाएंगे? आंशिक क्रिया का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रलोभन का नियम। लोभ तो देना ही नहीं है, बच्चे को लोभ दिया और बात खुई। तत्परता का नियम निम्न में से किस स्कूल से संबंधित है? प्रत्यक्षवाद, व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, प्रयोजनवाद। तत्परता का नियम व्यवहारवाद से। अगला क्वेश्चन, थार्नडाइक के अनुसार अधिगम का प्राथमिक नियम कौन सा है? सादृश्य नियम, आत्मीकरण नियम, मनोवर्ती नियम, अभ्यास। तो थार्नडाइक के अनुसार अभ्यास प्राथमिक नियम में आता है। जिन प्रतिक्रियाओं के सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है, यह कहलाता है। संतुष्टि होगी तो प्रभाव उत्पन्न होगा, प्रभाव का नियम। एक अध्यापक विद्यार्थियों को एक प्रकरण पढ़ाना चाहता है। पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों को मानसिक रूप से तैयार करने का प्रयास करता है। कौन सा उपयोग कर रहा है वह?
उपयोग का नियम या अनुपयोग का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। वह तत्पर करने का प्रयास कर रहा है, तत्परता का नियम। अगला क्वेश्चन, पुनर्बलन संबंध की मजबूती या शक्ति को बढ़ा देता है, जबकि दंड संबंध की शक्ति पर कुछ भी नहीं करता। अधिगम का यह नियम जाना जाता है। संशोधित प्रभाव का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, साहचर्य स्थानांतर का नियम, प्रभाव का नियम। बताइए भाई, तो ये होगा संशोधित प्रभाव का नियम। अगला क्वेश्चन, कक्षा में अधिगम पर विशेष निहितार्थ करने वाले थार्नडाइक का कौन सा योगदान है? मानसिक विन्यास का नियम। कक्षा में अधिगम पर विशेष निहितार्थ, मानसिक विन्यास, संलग्नता, विपरीतता और प्रभाव। कौन सा होगा? प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम वैसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप थोड़ा गौर से देख लेना पढ़ते टाइम। निम्नलिखित में से कौन सा थार्नडाइक द्वारा नहीं दिया गया? अभ्यास का नियम, तैयारी का नियम, प्रभाव का नियम, प्रतिक्रिया का नियम। थार्नडाइक ने इनमें से कौन सा दिया? नहीं दिया था, तो प्रतिक्रिया का नियम इसमें थार्नडाइक ने नहीं दिया था। निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है? तत्परता, साहचर्य, अभ्यास, प्रभाव। बताइए, तो इनमें साहचर्य वो थार्नडाइक से संबंधित नहीं है, साहचर्य वाला पावलोव से संबंधित है। थार्नडाइक के कौन से प्राथमिक नियम में सीखने की प्रक्रिया और त्रुटि विधि की व्याख्या की गई है? थार्नडाइक के कौन से प्राथमिक नियम में सीखने की प्रयास एवं त्रुटि विधि की व्याख्या की गई है? तो वह अभ्यास का नियम। अगला क्वेश्चन, अधिगम का वह गौण नियम जिसका आधार अभ्यास का नियम है कहलाता है। अधिगम का वह गौण नियम जिसका आधार अभ्यास का नियम है, वो नियम है बहु अनुक्रिया का नियम। एक शिक्षक अपनी कक्षा में थार्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है। निम्नलिखित में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए? बच्चों को तैयार किया जाना चाहिए तथा उन्हें कार्य सीखने हेतु सही रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए। बिल्कुल, ये तो होना चाहिए। बच्चों को नई चीज़ें सीखने तो खोज विधि के अनुमुख किया जाना चाहिए। नहीं, थार्नडाइक वाले में ये चीज़ नहीं लागू होती है भाई। थार्नडाइक के सिद्धांत में खोज विधि वाली सिस्टम नहीं लागू होता है। उचित अभ्यास तथा ड्रिल कार्य किया जाना चाहिए। जहाँ तक शिक्षक को पुरस्कार का उपयोग सही रूप में करने की, ये ठीक बातें। और बच्चों को नई चीज़ें सीखने तो खोज नहीं करवाई जा सकती थार्नडाइक वाले में। स्किनर के सिद्धांत से संबंधित आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं जल्दी जल्दी एक बार देख लीजिए। थार्नडाइक द्वारा दिए गए 3 मुख्य नियमों में कौन सा नियम स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन को भली भांति परिभाषित करता है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, संतोष। इनमें से कोई नहीं, तो हो जाएगा संतोष का नियम। पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक सीखना, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन, संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो वो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? बताइए। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को। अगला क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के यंत्रों जैसे रेडियो, कैमरा, टीवी आदि को चलाना हम किस अधिगम सिद्धांत द्वारा सीखते हैं? नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत द्वारा सीखते हैं। किस क्रिया प्रसूत मुख्यतः किसकी भूमिका पर बल देता है? वातावरण पर, पुनर्बलन पर, अधिगम सामग्री पर, शिक्षक पर। तो क्रिया प्रसूत मुख्यतः पुनर्बलन पर बल देता है, बार बार उसे पुनर्बलित किया जाए। कोई भी ऐसी घटना या उद्दीपक जो शिवांशित अनुक्रिया घटने की संभावना को बढ़ाता है, क्या कहलाता है? पुनर्बलन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अंतर्दृष्टि, अधिगम, शास्त्रीय अनुबंधन और संज्ञानात्मक सीखना। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन है वो परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है। कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत में मुख्य कारक निम्न में से कौन सा है? कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत में मुख्य कारक कौन सा है? पुनर्बलन। प्राणी के वांछित व्यवहारों के लिए पुनर्बलन महत्वपूर्ण है। यह निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? प्राणी के वांछित व्यवहारों के लिए पुनर्बलन महत्वपूर्ण है। यह निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? तो यह संबंधित है पियाजे, स्किनर, कोलबर्ग, एरिक्सन। स्किनर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत कौन सा है? स्किनर द्वारा, तो स्किनर ने क्रिया प्रसूत अधिगम दिया था। बीएफ स्किनर का अधिगम सिद्धांत मुख्यतः प्रयोगशाला प्रयोगों पर आधारित था, जबकि हल का सिद्धांत किस पर आधारित था? क्लार्क हल का सिद्धांत किस पर आधारित था? तो क्लार्क का गणितीय गणनाओं पर आधारित था। ठीक है, ये पुनर्बलन के प्रकार, पुनर्बलन की संख्या, पुनर्बलन की अनुसूची, पुनर्बलन की गुणवत्ता, पुनर्बलन की आवर्ती, ये आपने पढ़ाई होगा, ये सभी चीजें प्रभावित करती हैं। निम्नलिखित में से पुनर्बलन के प्रकार छांटिए। पुनर्बलन के प्रकार छांटने हैं, तो धनात्मक पुनर्बलन होता है, ऋणात्मक भी होता है, प्राथमिक भी होता है, द्वितीयक भी होता है, तो चारों होते हैं। सत्य कथन छांटिए। दंड का उपयोग अनुक्रिया को कम करता है अथवा दबाता है। दंड का उपयोग अनुक्रिया को कम करता है अथवा दबाता है। ऋणात्मक पुनर्बलन पलायन की अनुक्रिया की संभाव्यता को बढ़ाता है। इनमें से सत्य कथन बढ़ाने, तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो सी ऑप्शन 1 व 2 दोनों हो जाएगा। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? मित्रों के द्वारा उपहास,
मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मीन में एक निकालना बंद करना, इनमें से सभी सकारात्मक दंड मित्रों के द्वारा उपहास है वो सकारात्मक दंड है, जिसे हम अच्छा करने का प्रयास करेंगे। नकारात्मक पुनर्बलन वांछनीय व्यवहार बढ़ाता है, नकारात्मक पुनर्बलन वांछनीय व्यवहार बढ़ाता है, अवांछनीय व्यवहार को कम करता है, वांछनीय व्यवहार कम करता है, अवांछनीय व्यवहार बढ़ाता है। बताइए, तो नकारात्मक पुनर्बलन वांछनीय व्यवहार बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया प्रसूत अनुकूलन में प्रयुक्त तंत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया प्रसूत अनुकूलन में प्रयुक्त तंत्र है? स्कैफोल्डिंग, रूपण या शेपिंग, धारण, उद्भवन। तो बताइए, रूपण या शेपिंग। अगला देखिए, स्किनर के संक्रिय अनुकूलन सिद्धांत के अंतर्गत किस पुनर्बलन अनुसूची में अधिगमकर्ता को एक निश्चित समय के पश्चात पुनर्बलन प्रदान किया जाता है? तो निश्चित अंतराल। अनुकूलन सिद्धांत के अंदर किस पुनर्बलन से अधिगमकर्ता को निश्चित समय है तो निश्चित अंतराल के बाद दिया जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में वांछित अनुक्रिया के देरी से पुनर्बलन उपलब्ध करवाने पर अनुबंधन हो जाता है। उच्च स्तरीय, निम्न स्तरीय, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप, तो निम्न स्तरीय। अगले क्वेश्चन, अधिगम के अन्य व्यवहारवादी सिद्धांतों से आयु क्वेश्चन। आप मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दीजिए, मैं उन्हें जैसा चाहूँ वैसा बना सकता हूँ। किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था ये कथन? ये कथन बहुत फेमस है, वाटसन ने दिया था। अगला क्वेश्चन, अधिगम के गणितीय सिद्धांत के प्रतिपादक है गणितीय सिद्धांत क्लार्क हल। अब हल का सिद्धांत, इसके अन्य नाम देखिए आप, गणितीय सिद्धांत, परिकल्पित निगमन सिद्धांत, आवश्यकता अवकलन सिद्धांत, प्रेरणा प्रबलन सिद्धांत, अंतर्निहित न्यूनता सिद्धांत, जैविक अनुकूलन सिद्धांत, उद्देश्य प्रवणता सिद्धांत। हल का सिद्धांत इस बात की पुष्टि करता है कि अधिगम का आधार व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति है। क्लार्क हल ने यह कहा था। हल प्रभावशाली व न व्यवहारवादी थे, न बिहेवियरिस्ट थे। उनका सिद्धांत 16 स्वयं सिद्ध मान्यताओं पोस्टुलेट्स पर आधारित है। ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। स्किनर ने हल के सिद्धांत को सबलीकरण का श्रेष्ठतम सिद्धांत कहा। यह सिद्धांत सीखने में समस्थिति या होम्योस्टेसिस की भूमिका को रेखांकित करता है। व्यवहारवादी सिद्धांत जो अधिगम के लिए प्रथम सफल प्रयास की बात करता है, कौन थे? प्रथम सीखने के लिए प्रथम सफल प्रयास की बात करते हैं, तो ये थे गुथ्री। ठीक है, एडविन गुथ्री। एकल प्रयास अधिगम का नियम किससे संबंधित है? एकल प्रयास अधिगम का नियम किससे संबंधित है? तो एकल प्रयास अधिगम का संबंध है एडविन रे गुथ्री से। गेस्टाल्टवाद व कोहलर का प्रयोग समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है, वो है सूज का सिद्धांत। कौन सा है? सूज का सिद्धांत। अधिगम के, अगला क्वेश्चन है, अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक। अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत कोहलर, वह सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है, वही सूज का सिद्धांत, तात्कालिक समाधान। गेस्टाल्ट स्कूल के संस्थापक मैक्स वर्दिमर। अगला क्वेश्चन, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम कोहलर। सीखने की प्रक्रिया एवं सूझ की दृष्टि से निम्नलिखित कौन सी विशेषता गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित की गई है? अधिगम की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है, अधिगम प्रक्रिया यंत्रवत होती है, अधिगम की प्रक्रिया प्रकृति लगभग स्थायी होती है, सूझ के लिए समस्यात्मक परिस्थिति का होना आवश्यक है, तो अधिगम प्रक्रिया यंत्रवत होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? स्किनर का चूहा, पावलोव का कबूतर, थॉर्नडाइक की बिल्ली, कोहलर का चिंपैंजी। तो ध्यान रखिए, पावलोव का कबूतर नहीं था, पावलोव का कुत्ता था। ठीक है। सूझ या अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम मनोविज्ञान के किस संप्रदाय की देन है? सूझ या अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम मनोविज्ञान के किस संप्रदाय की देन है? संज्ञानात्मक विचारधारा या संप्रदाय की, व्यवहारवाद संप्रदाय की, गेस्टाल्ट संप्रदाय की और प्रकार्यवाद की, तो गेस्टाल्ट संप्रदाय की। अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना सिद्धांत किसने दिया था? कोटलेविन ने, कोहलर ने, अल्बर्ट बांडुरा ने और गुथ्री ने। कोहलर ने दिया था सूझ का सिद्धांत। कोहलर का चिंपांजी परीक्षण प्रदर्शित करता है, सूझ के माध्यम से अधिगम बिल्कुल यही करता है। ठीक है। समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, समग्रता का सिद्धांत गेस्टाल्ट थ्योरी वर्दिमर एवं अन्य, मैक्स वर्दिमर। सुल्तान नामक चिंपैंजी पर परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक कोहलर, सुल्तान नामक चिंपांजी। बांडुरा का सिद्धांत, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव को क्या कहा जाता है? बताइए। तो इसमें हो जाएगा सामाजिक अधिगम, बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बांडुरा तथा वाल्टर ने बल दिया वे हैं पुरस्कार तथा सजा, निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण, स्ववास्तविकरण, ऊपर में से कोई नहीं। तो निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण। अल्बर्ट बांडुरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है
बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन डी। निम्न में से बांडुरा के अवलोकन अधिगम में एक प्रक्रिया है, संक्षिप्त, प्रतिबिंब, अवधारण, दोहराव। तो अवधारण, रिटेंशन, ठीक है। अल्बर्ट बांडुरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को कहा जाता है अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा अल्बर्ट बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का एक चरण नहीं है? व्यवहार को जानना तथा उसका प्रत्यक्षण करना, व्यवहार का स्मरण करना, स्मृति को क्रिया में बदलना, अनुकरणित व्यवहार का सामान्यीकरण। तो व्यवहार का स्मरण करना। निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य प्रक्रिया बांडुरा के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत या अवलोकन अधिगम में सम्मिलित है? अनुभवात्मक, अवधानात्मक, धारणात्मक, अभिप्रेरणात्मक। वो है अनुभवात्मक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुभवात्मक। बांडुरा के अवलोकन अधिगम सिद्धांत के अनुसार बाह्य प्रेरक और प्रतिनियुक्त प्रेरक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से संबंधित हैं? तो वो है अभिप्रेरणात्मक प्रक्रिया से संबंधित। कौन सा विकल्प साहचर्य अधिगम का उदाहरण है? साहचर्य अधिगम का उदाहरण है निरीक्षण प्रेरक अधिगम। निरीक्षण प्रेरक या प्रेक्षण अधिगम उदाहरण है इसकी। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण बांडुरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है? विद्यार्थी द्वारा केंचुओं के विच्छेदन को सीखना, क्रिकेट का उत्साह है, सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी, स्कूल की घंटे बजने पर अपने वस्तें बंद कर लेना। ये बांडुरा के अवलोकन आधारित अधिगम का भाग नहीं है। बांडुरा के प्रेक्षण अधिगम के मुख्य तत्व हैं अवधान है, स्मृति भी है, अनुकरण भी है, अभिप्रेरणा भी है। तो चारों हो जाएंगे। अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक है। इन परिस्थितियों का सही क्रम बताना है। अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन, अनुप्रेरणा। तो चारों कथन सत्य हो जाएंगे। अवलोकनात्मक अधिगम प्रक्रियाओं का सही क्रम है वही क्वेश्चन, अवधान, धारणा, उत्पादन, अभिप्रेरणा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाएगा। बांडुरा के अनुसार लोग बार बार धन प्राप्त करने वाले मॉडल की बजाय उस मॉडल को चुनना अधिक पसंद करते हैं जो अच्छे परिणाम देने प्रवीण हो। इस कथन में अवलोकनात्मक अधिगम की कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित है? अवधानात्मक प्रक्रिया सम्मिलित है। अधिगम के अन्य संज्ञानवादी सिद्धांतों की अगर बात करें तो अधिगम के वे सिद्धांत जो संज्ञानात्मक उपागम को स्पष्ट करते हैं या संज्ञानात्मक दृष्टि पर आधारित होते हैं। तो अंतर्दृष्टि अधिगम, अव्यक्त अधिगम, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन। तो इनमें से अंतर्दृष्टि अधिगम और अव्यक्त अधिगम ये दो हैं जो संज्ञानात्मक उपागम को स्पष्ट करते हैं। तो 1 व 2। लुप्त अधिगम संप्रत्यय को सर्वप्रथम किसने दिया था? लुप्त अधिगम संप्रत्यय टोलमेन, एडवर्ड टोलमेन। ब्रूनर के संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। ब्रूनर के संज्ञानात्मक अधिगम से सिद्धांत से कौन से संबंधित है? विशेष संरचना भी है, अन्वेषणात्मक भी है, विद्यार्थी स्वस्क्रियता भी है। तो उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन एसआर अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलो, ब्रूनर। तो ब्रूनर का अलग सिद्धांत था। ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का अधिगम सिद्धांत था। सार्थक अधिगम की विवेचना करने वाले वैज्ञानिक हैं। सार्थक अधिगम की विवेचना करने वाले वैज्ञानिक हैं डेविड आशुबेल। आशुबेल का सिद्धांत आप देख सकते हैं। आधुनिक संज्ञानवादी डेविड आशुबेल ने सीखने का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया। यह सिद्धांत बताता है कि सीखते समय व्यक्ति को नए पाठ को पुराने ज्ञान से जोड़ता है और उसकी संज्ञानात्मक स्थिति में बदलाव आता है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि सीखने के 4 प्रकारों का वर्णन किया है। रटकर सीखना, अर्थपूर्ण अधिगम और अभिग्राही अधिगम और अन्वेषण अधिगम। सीखने का संज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? लेविन, कोर्ट लेविन ने दिया था। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था, ये गलत है। ठीक है। प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक सही है। क्षेत्र अधिगम सिद्धांत लेविन सही है और संकेत अधिगम सिद्धांत टोलमेन सही है। कोर्ट लेविन के सिद्धांत को संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत या तद्रूप सिद्धांत या सदी सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने एक सूत्र दिया था, यह रटना B = F × E, B = F × E। कोर्ल रोजर्स का मानवतावादी सिद्धांत, कोर्ल रोजर्स का मानवतावादी सिद्धांत। अधिगम सोपानिकी से संबंधित क्वेश्चन है। कौशल अधिगम के निम्नलिखित चरणों का सही क्रम बताएं। स्वायत्त, संज्ञानात्मक, साहचर्यात्मक। तो इससे पहले संज्ञानात्मक, उसके बाद साहचर्यात्मक, फिर स्वायत्त, दोनों B नंबर ऑप्शन। ठीक है। निम्नलिखित में से स्वाभाविक संप्रत्यय नहीं है। वर्ग, मकान, कपड़े, औजार। वर्ग, मकान, कपड़े और औजार बताइए। तो वर्ग है वो नहीं है। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है पारंपरिक अनुकूलन, मनोविज्ञान, वातावरण और मनोदैहिक। तो संकेत अधिगम के अंतर्गत पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाता है। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उसे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण किसका है? बताइए, यह उदाहरण किसका है? तो यह उदाहरण है श्रृंखलागत अधिगम का। श्रृंखलागत अधिगम का। श्रृंखला अधिगम चैन लर्निंग का संबंध किससे है? चैन लर्निंग का संबंध
गेने के सिद्धांत से है। गेने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 8 में से 4 अधिगम प्रकारों का सही पदानुक्रमिक है? तो गेने ने दिया था संकेत, उद्दीपन, सरल शाब्दिक, विभेदन, संप्रत्यय, सिद्धांत, समस्या। इस प्रकार आप 8 जो है वो सोपानी की ट्रिक याद रख सकते हैं। सबसे पहले संकेत अधिगम, उसके बाद उद्दीपन, उसके बाद सरल श्रृंखला, उसके बाद शाब्दिक शास्त्रीय, उसके बाद विभेदन, उसके बाद संप्रत्यय, फिर सिद्धांत, फिर समस्या। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन, बहुविभेदीकरण, यानी विभेद, संप्रत्यय, नियम या सिद्धांत, समस्या, डी। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग वेरी इंपॉर्टेंट, रॉबर्ट गेने। अधिगम सोपानी की उच्चतम समस्या है समस्या समाधान। अधिगम अंतरण, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं शून्य प्रशिक्षण अंतरण, यानी कुछ कोई भी प्रभाव नहीं दिया। एक शिक्षक ने विद्यार्थी को सदैव इस रूप में मदद करता है कि वे एक विषय से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। तो वह क्या कहलाता है? तो वह ज्ञान का सहज संबंध एवं अंतरण स्थापित करना चाहता है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, इतने क्वेश्चन हैं, 131 क्वेश्चन, लगभग हमने 120 के आसपास क्वेश्चन किए हैं, और क्योंकि 5-10 क्वेश्चन बीच में से कट किए हुए हैं। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।